नमस्कार दोस्तों। होपफुली आप सब ने टेलीग्राम चैनल जो है उसे ज्वाइन कर लिया होगा। एंड आज हम बेसिकली इसका जो चैप्टर नंबर 1 फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने वाले हैं, जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियोस में आप सबको बता दिए थे कि कौन कौन से टॉपिक हम आप करेंगे। तो इसके बाद में अगला चैप्टर जो यूनिट नंबर 2 है उससे कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उससे पहले इसके नोट्स मैं बनवा रहा हूँ। ठीक है, एंड उसको मैं डायरेक्ट अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और इस बार मैं क्यूआर कोड नहीं दे पाऊंगा क्योंकि नोट्स अभी तक बने नहीं है। जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, एडिटिंग करूंगा, क्योंकि नोट्स बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, अगर ये नोट्स चाहिए आपको लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन करने के लिए तो आपको मिल जाएगा। आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, है ना। वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से पीडीएफ ले सकते हैं, मैं बता दूंगा आपको कैसे लेना है। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। मेरे बिना कुछ का मैंने एक बार भी नहीं बोला एक भी वीडियो में कि मेरे सब लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जो भी मैंने डी सोल बी कॉम ऑनर्स से रिलेटेड वीडियो बनाई है। ठीक है, तो अब हमारे पास पहला टॉपिक है। अच्छा, यूनिट 1 कर रहे हैं हम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन पहले हम पढ़ते हैं, है ना। तो मैं बुक से पढ़ाऊंगा, इसमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से पता चल रहा है हमें करना है क्या है, मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? फाइनेंस मैनेज करना है। कोशिश करूंगा वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। द टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन फर्म एंड इट डील्स विद द फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग ऑफ द फंड। देखो कि पैसा सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन में आता क्या है? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। पैसा लाए कहाँ से है? ठीक है, पैसा ले आए। पैसा देना किसको है? पैसा कितना यूज करना है, कहाँ यूज करना है, यही सारी जो चीजें हमारी कहाँ पे आ जाती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ जाती है। फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल मैनेज, वो पैसे को मैनेज करना, बेसिक सी बात है। सबसे पहले हमें पैसों का जुगाड़ करना पड़ता है, जिसे हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड कहते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कुछ भी नहीं, यही है। इट एनकम्पासेस द प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स। इसमें क्या होता है? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, यानी पैसा कहाँ से लाए, in the supreme economic and practical manner, and employment of these funds in the best way to maximize the return for the owner। इस पैसों का इस तरीके से यूज करना, इस पैसों का इस तरीके से यूज करना कि जो आपका ओनर है इसको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे। ठीक है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पैसे पहले 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 पैसे जुगाड़ करो, देन उन पैसों को अच्छी जगह पे यूज करो, ऐसी जगह पे यूज करो कि बहुत अच्छा रिटर्न दे। ठीक है, एंड फिर अभी आगे भी पढ़ेंगे क्या क्या आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मैं एक बार बार से आपको बात बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वही बात होगी। सबसे पहले हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, फिर एस्टिमेट करते हैं कि कितना पैसा हमारे पास आएगा और कहाँ पैसा हमें लगाना है, कहाँ पे लगाने से कितना रिटर्न मिलेगा, ये सब हम एस्टिमेट करते हैं। एस्टिमेट ऑफ प्रॉफिट, है ना, एस्टिमेट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, हर जगह एस्टिमेट लगा के आप ये लिख सकते हो कि हम पहले सोचते हैं प्लानिंग के अंदर। ठीक है, आगे फिर हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने पड़ते हैं कि पैसा कहाँ लगाए, सब पढ़ेंगे धीरे धीरे, आगे करके टॉपिक है। ठीक है, इन देखो, द स्कोप ऑफ द फाइनेंस फंक्शन वाज नैरो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। पहले के अप्रोच में बिल्कुल नैरो था। इसका मतलब, किसका मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट था इसका ट्रेडिशनल में, मतलब पहले के टाइम पे, पुराने जमाने में, मतलब सिर्फ यही था कि आपका पैसा किस जगह से लेकर आए, इसको हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में रखते थे। पहले क्या था? पैसा किस जगह से लेकर आए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत सारी चीजें हैं जो आ चुकी है ना, जो मैं आपको बता चुका हूं, पर और भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। देखो, द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट, देखो पहला क्या लिखा है। द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द ट्रेडिशनल अप्रोच वाज बेस्ड ऑन इट गेव emphasis to issues relating to the procurement of funds, है ना, by corporate enterprises। हाँ, मतलब कहने का मतलब है कि पहले सिर्फ पैसा जो था ना, जस्ट अ सेकंड, आईज में ना लाइट लग रही है, बताता हूँ। पहले सिर्फ जो था ये सोचते थे कि पैसा कहाँ से लाए, है ना, पर अब हमें इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस डिवीजन पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, आर्गुमेंट नंबर 2 यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं ये पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ यहाँ पे ना। अच्छा, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, आपके 2-3 पॉइंट्स दे रखे हैं जो कि आपके नोट्स में होंगे। ठीक है, वो आप पढ़ लेना। उसके बाद है द सेकंड ग्राउंड, क्या लिखा है? द सेकंड ग्राउंड ऑफ क्रिटिसिज्म
of the traditional treatment was that the focus was on financing problems of corporate enterprises. कंपनी के खुद के फंड्स, देखो जो क्या रहता है, जो मतलब पहले के टाइम में मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच जो था वो क्या था कि कंपनी के जो पैसे बाहर से जुगाड़ करने के चक्कर में कंपनी के जो खुद के फंड्स है उनको इग्नोर कर देता था, है ना। तो उन फंड्स को भी काम में लाया जाए, उन फंड्स को भी यूज में लाया जाए, कंपनी के अंदर अंदरूनी पैसे को भी देखा जाए, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन में, इनकॉर्पोरेशन में, मर्जर और कंसोलिडेशन में और रीऑर्गेनाइजेशन में। रीऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी को दोबारा से स्टार्ट मतलब कंपनी कोई टाइप का प्रोडक्ट बनाता था पर अब उसमें लॉस होने लग रहा है, तो वो कंपनी वही है, पूरे कंपनी के अंदर की चीजों को चेंज करके एक नए टाइप का प्रोडक्ट वगैरह भी लॉन्च कर दिया, है ना। इसे हम रीऑर्गेनाइजेशन में ला सकते हैं। इन सब चीजों में मतलब प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कंसोलिडेशन, इन सब में पैसा बहुत लगता था, है ना। तो अब वही बात कह रहा है ये, ठीक है, कि उसी पैसों को ये कम लगे, तो ये सब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है ना। पुराना तरीका कंपनी के लिए पैसा जुटाने तक के लिए सीमित था, लेकिन अब क्या रहता है कि पैसा जुटाने से लेकर, ठीक है, पैसा जुटाने से लेकर उन पर हुए फैसले, उन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करें, कौन सी जगह पर इन्वेस्ट करें, है ना, ये सब भी आज अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इसमें मॉडर्न अप्रोच। क्या पढ़ना है? मॉडर्न अप्रोच, ठीक है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या है हमारा, इसमें दे रखा है सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरिंग द रिक्वायर्ड क्वांटम ऑफ फंड्स। मतलब देखो मॉडर्न अप्रोच में आपको क्या रहता है कि सबसे पहले आपको फंड किस जगह से लाना है ये आपको पता करना है, ठीक है। कौन सी जगह से फंड आएगा, जिसे हम किसका पार्ट कहते हैं? फाइनेंसिंग का। पहला पार्ट क्या हो गया आपका? फाइनेंसिंग का, कि भाई पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, मॉडर्न अप्रोच की बात हो रही है, पैसा आ गया, ठीक है। अब आपके पास सेकंड पॉइंट है इसमें, इन्वेस्टिंग दीज फंड्स इन वेरियस एसेट्स इन द मोस्ट प्रॉफिटेबल वे। दूसरा पार्ट क्या है इसका? इन्वेस्टिंग। क्या है? इन्वेस्टिंग। और इन्वेस्टिंग ऐसे करें कि हमें क्या हो सर? प्रॉफिट हो सर। क्या हो सर? प्रॉफिट हो, ठीक है। करंट में भी प्रॉफिट हो और फ्यूचर में भी प्रॉफिट हो। असेट्स को हम इस तरीके से यूटिलाइज करें, इस तरीके से उनका इन्वेस्ट करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द फर्म। और तीसरा पॉइंट, ये था पहला, ये था दूसरा, और तीसरा पॉइंट क्या है सर हमारा? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। डीडी लिख रहा हूं मैं, आपको जो नोट्स है उसमें ये मिल जाएगा सब कुछ, जो जो मैं पढ़ रहा हूँ ना यहाँ से और जो मैं बता रहा हूँ ये सब मिल जाएगा। तो ठीक है, सबसे पहले मॉडर्न अप्रोच में आपका है फाइनेंसिंग, ठीक है, यानी पैसा कहाँ से है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड जिसे हम कहते हैं। सेकंड, इन्वेस्टिंग, इस वे में इन्वेस्ट करें कि हमें करंट में भी हमारा फायदा हो, है ना, और लॉन्ग में भी, लॉन्ग टर्म में भी हमारा फायदा हो, ठीक है, और ओनर को फायदा हो, कंपनी को फायदा हो, ठीक है। और फिर है डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को पैसा दें जिससे वो क्या हो? सेटिस्फाई हो कि हाँ भाई अब हमें अच्छा लग रहा है इस कंपनी में पैसा लगाने के बाद। अब है हमारा क्या? अगला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। पढ़ते हैं उसको भी। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर द डिसीजन रिलेटेड टू असेट कंपोजिशन ऑफ द फर्म हैज टू डिसाइड। अब देखो मतलब इस तरीके में इसमें क्या लिखा है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में हम अपने असेट्स को कंपोजिशन करते हैं, असेट्स को बांटते हैं, ठीक है, रेशियो में बांट देते हैं। किस रेशियो में? कि हम उनका कंपोजिशन को, वो हम उनसे फायदा उठा पाए, हम उनको इन्वेस्ट कर पाए। कैसे? देखो ये दो टुकड़ों में बंटता है। लॉन्ग टर्म असेट्स, मतलब एक तो हो गए आपके लॉन्ग टर्म असेट्स, है ना, इन इसकी बात कर रहा हूं मैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। एक आपके हो गए लॉन्ग टर्म असेट्स और दूसरे आपके हो गए शॉर्ट टर्म असेट्स, ठीक है, शॉर्ट टर्म असेट्स, शॉर्ट टर्म असेट्स, है ना। तो लॉन्ग टर्म असेट्स विच यील्ड्स अ रिटर्न ओवर अ पीरियड इन फ्यूचर। तो ये जो लॉन्ग टर्म असेट्स है ये कब आपको रिटर्न देंगे सर? ये देंगे आपको रिटर्न फ्यूचर में, कोई डाउट। और ये आपको करंट में रिटर्न देंगे, कब देंगे? करंट में, ठीक है। करंट में कहने का मतलब, रिटर्न कहने का मतलब हमारे डे टू डे ऑपरेशन, हमारी जो कंपनी है इसके पास इतना पैसा, इतना प्रॉफिट हमेशा रहे कि ये रोजमर्रा के खर्चे अपने लुटा पाए और अपने चुका पाए। समझ आ गया? ठीक है, इसका मतलब है लॉन्ग अपने असेट्स को दो टुकड़ों में, अपने दो टुकड़ों में बांट देना, इन्वेस्ट करना है कि एक तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास अच्छा, फ्यूचर में अच्छा पैसा आए, और शॉर्ट टर्म में रोज हमारा जो खर्चा है वो बचे। खर्चा बचे कह रहा हूँ, मतलब खर्चा है वो निकल जाए रोज का कंपनी का, ठीक है। उसके बाद एक और टॉपिक है, तो इसमें आपका एक और टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, है ना। तो इसी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर, है ना, कैपिटल बजटिंग एक और टॉपिक है, ठीक है। तो
कैपिटल बजटिंग क्या है मैं बताता हूँ. कैपिटल बजटिंग आर रिलेटेड विद फिक्स एसेट्स of the firm. It is probably the most crucial financial decision of firm. It coordinates between the selection of an asset और investment proposal. ठीक है, देखो क्या रहता है कि ये आपका किससे रिलेटेड है, लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड है. कैपिटल बजटिंग ये क्या करता है, आपके इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देता है. ठीक है, ये वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी ये डिसाइड करती है कि उसे किन बड़े प्रोजेक्ट्स या एसेट्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एसेट्स महंगी होती है और इनका फायदा कई सालों में मिलता है. तो इसलिए फ्यूचर के लिए, फ्यूचर का सोच कर एक कंपनी को बहुत अच्छे से डिसीजन करना पड़ता है. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. वर्किंग कैपिटल हमने कितनी बार पढ़ा है कि करंट असेट्स से रिलेट करता है. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स. ये किससे रिलेट करता है, मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स मेरे भाई, है ना, यानी कि ऑफ द फर्म. इट इज अ इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ अ शॉर्ट टर्म सर्वाइवल इज प्रिस्क्राइब्ड. मतलब बेसिक सी बात है, इसके नोट्स में से तुम पढ़ लेना, मैं बेसिक जो मेन पॉइंट है वो आपको बता देता हूँ कि ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है. मतलब ये कंपनी के शॉर्ट टर्म जो पैसा है उसको कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, जिससे कंपनी का डे बाय डे बिजनेस, डेली ऑपरेशन चल सके, है ना, कि कंपनी के पास रोज पैसा है और रोज पैसा होना चाहिए. ठीक है, तो जो कंपनी को शॉर्ट टर्म असेट्स होता है, वो करंट असेट्स होता है, उस पर ध्यान देता है. फाइनेंसिंग डिसीजन शॉर्ट में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और मैं पढ़ा देता हूँ. फाइनेंसिंग डिसीजन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय द फाइनेंशियल मैनेजर. ये सेकंड इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है. ब्रॉडली ही शी और मस्ट डिसाइड व्हेन, वेयर, फ्रॉम एंड हाउ एक्वायर फंड्स. कितना पैसा है ना, और कब हमें ले उठाना है कंपनी के काम के लिए. ठीक है, ज्यादा पैसा, कितना पैसा, कम, ज्यादा, और कब उठाना है, आजकल, परसों, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2 साल बाद, है ना. ठीक है, फर्म की नीड्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो देयर आर टू शेयर होल्डर फंड्स एंड. अच्छा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दो मेन सोर्स होते हैं. एक होता है शेयर होल्डर फंड्स, जिसे हम ओनर फंड्स भी कहते हैं. एक होता है शेयर होल्डर फंड्स और एक होता है बोरोड फंड्स, है ना. ठीक है, डेब्ट में आ जाता है ये, शेयर होल्डर फंड्स ओनर्स फंड में आ जाता है ना. तो ये दो रास्ते होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. लास्ट पॉइंट है हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिविडेंड डिसीजन. द थर्ड मेजर डिसीजन विच इज द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक डिविडेंड डिसीजन. ये थर्ड इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि फाइनेंशियल मैनेजर से लिया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजर के द्वारा लिया जाता है. द डिविडेंड डिसीजंस should be analyzed in relation to the financing decision of a firm. The financial manager must decide whether the firm should distribute all the profit. इसमें फाइनेंशियल मैनेजर को क्या डिसाइड करना होता है कि हम जो अपना प्रॉफिट है वो कब डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डर्स को, है ना. हम अपना प्रॉफिट कब डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डर्स को, और रिटेन देम, और टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड्स, और कब अपना डिविडेंड दे, कब अपना प्रॉफिट में से डिविडेंड दे, कब अपना प्रॉफिट का शेयर उन्हें दे, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज शेयर उन्हें दे, है ना, और हम अपना बैलेंस रिटेन करके चले. तो ये होता है हमारा डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, एक बार शॉर्ट में पढ़ लेते हैं. मॉडर्न अप्रोच हमने पढ़ लिया था, इसमें 3 चीजें हमने फाइनेंशियल, इन्वेस्टिंग और डिविडेंड डिसीजन पढ़ी, जिसे आगे चल के हमने बड़े में भी पढ़ा कि आज के मॉडर्न अप्रोच में सिर्फ पैसा इकट्ठा करना ही, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंडिंग काम इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, और भी चीज है. फिर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन पढ़ा कि अपने पैसों को कहाँ लगाया, है ना, जैसे शॉर्ट टर्म असेट्स को कहाँ लगाए कि हमारी कंपनी का रोज का पैसा चल सके. ठीक है, तो सॉरी, कॉल आ गई थी. शॉर्ट टर्म में हमारे जो कंपनी है वो अपना रोज जो बिजनेस है वो चला सके, डे बाय डे ऑपरेशन, और ऐसा पैसा कहाँ लगाए कि फ्यूचर में इतना अच्छा प्रॉफिट हो. वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया, मैनेजमेंट ऑफ करंट असेट्स के लिए बनाया जाता है ये. अच्छा, इसमें हमने एक और पढ़ा था कैपिटल बजटिंग, जो कि लॉन्ग टर्म असेट से रिलेटेड रहता है. ठीक है, नोट्स दूंगा, उसमें है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है. टेलीग्राम पे नोट्स है, बार बार बोल रहा हूँ. फाइनेंसिंग डिसीजन भी हमने पढ़ लिया, पैसा कहाँ से ले, कितना ले, कब ले. डिविडेंड डिसीजन भी हमने पढ़ लिया, जिसका मतलब होता है अपने प्रॉफिट कब प्रॉफिट का परसेंटेज शेयर होल्डर्स को दे, कब प्रॉफिट का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दे. ये सब डिसाइड कौन करता है, हमारा
फाइनेंशियल मैनेजर करता है। ठीक है, आगे के टॉपिक पे चलते हैं। जो ये पीडीएफ है ये बन गई है, बस चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक की पीडीएफ है ना, देख सकते हो जैसे कि ये बनी गई है बस, है ना। तो ये पीडीएफ बस जस्ट अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पर। सो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया तो बार बार कह रहा हूँ कर लेना। तो आगे के टॉपिक है हमारे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना। अच्छा नहीं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव रहते हैं, क्या गोल रहता है। तो बेसिकली अगर मैं बार बार से बताऊं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो यही होगा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट का बढ़ावा करना, लिक्विडिटी हमारे जो इसमें फॉर्म में लिक्विड बने रहना, वेल्थ का मैक्सिमाइजेशन यानी कि पूरी वेल्थ शेयर होल्डर की जो शेयर होल्डर हमारे क्या बोलते हैं उसको शेयर प्राइस है, ईपीएस है वो भी बढ़ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो सब कुछ पढ़ेंगे, है ना। सबसे पहले बढ़ते हैं, हमारा क्या दे रखा पहला टॉपिक, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है। अच्छा हाँ जी, हाँ। तो सबसे पहले हमें दे रखा है मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज इम्प्लाइड ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्म। इम्प्लाइड है मतलब कि हमें पता है अगर फर्म खोला है तो हमारा जो एम होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट को बढ़ाना है, यानी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, है ना। तो ये तो बात नॉर्मल सी है, लेकिन इसमें कुछ क्रिटिसिज्म टू, इसमें कुछ वो आ जाते हैं, ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, व्हेन द अंडरटेक्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज ऑब्जेक्टिव, जब हम अपना ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रखे तो क्या होता है, ये इग्नोर कर देता है रिस्क को। अगर कोई रिस्क होता है ना, रिस्क होने वाला होता है तो इग्नोर कर देता है, वो ये सोचता है कि भाई प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट नहीं, भाई इग्नोर को रिस्क उल्टा बोल दिया, रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगला पॉइंट क्या लिखा है, concentrate on profitability and only and ignores the financial aspect of that decision and risk associated with that financing। अब वो वहां भी सेम टू सेम सेकंड पॉइंट में भी वैसा ही कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा क्या, हाँ जी, तो हमें क्या पढ़ना था, हमें पढ़ना था इट इग्नोर्स द टाइमिंग ऑफ कॉस्ट एंड रिटर्न्स। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि आज तुमने एक 1 लाख रुपए लगाया और 1 ईयर बाद, एक ईयर बाद, 1 ईयर बाद तुम्हें मिल रहे 1,20,000, है ना, 1,20,000, 1 लाख को 100 भी लिख सकते हैं, 1,20,000। लेकिन अगर महंगाई के हिसाब से देखें तो एक साल में 1 लाख की कीमत 1,30 होनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें मिल कितनी रही है, 1,20। तो यानी कि तुम्हें 10,000 का लॉस हो रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो महंगाई। अब जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो सिर्फ इस पे ध्यान देता है कि हाँ भाई 1,20,000 मिल रहे हैं तो हमारा तो 20,000 का फायदा हो रहा है, लेकिन वो इस चीज पे ध्यान नहीं देता कि भाई कितना टाइम लगा वहां तक जाने में, महंगाई का दर कितना था, या कुछ। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हर चीज पर ध्यान रखना चाहिए, पर वो सिर्फ इतना ध्यान दे रहा है भाई कि यार 1,20,000 मिल रहा है, यानी कि जो अमाउंट है वो ज्यादा मिल रहा है लगाए हुए अमाउंट से, बट कितना टाइम लगा वहां तक पहुंचने में इस पर ध्यान नहीं दे रहा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ेंगे लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब आप सबको पता होगा, आप सब वाकिफ हो गए कि लिक्विडिटी होता क्या। लिक्विडिटी हमारा वो होता है कि बिजनेस के अंदर कितना कैश पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे एसेट्स जो कि फटाफट से कैश में कन्वर्ट हो जाए, या तो कैश या तो वो एसेट्स जो 1 सेकंड में कैश में कन्वर्ट हो जाए, कहने का मतलब बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए, उन्हें हम लिक्विड एसेट्स कहते हैं। लिक्विडिटी भी वैसा ही कुछ होता है, ऐसा ही मानिए। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है, लिक्विडिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, एंड लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। लिक्विडिटी और किसकी बात कर रहा है, ये लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ये बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी है ना, प्रॉफिटेबिलिटी क्या लिखा है और आगे, व्हेन वन इंक्रीजेस अदर डिक्रीजेस। इन पे इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है, अगर ये बढ़ता है तो ये कम हो सकता है, अगर ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा। उन्होंने बोला भाई ये कैसे भाई, तो देखो ऐसे ऐसे एग्जांपल से समझो कि इस एक फर्म है, उसके पास बहुत सारी लिक्विडिटी है, बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो अच्छी बात है यार, फर्म के पास रोज का खर्चा चलाने के लिए बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर वो फर्म कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, इसका मतलब तभी तो उसके पास इतना सारा लिक्विड पैसा जमा हो गया, कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहा तो प्रॉफिट में गिरावट आ सकती है।
कहीं इन्वेस्ट करेगा तो प्रॉफिट में। अब मैंने मान के चलो इसने इस पे बहुत सारा प्रॉफिट हो रहा है, इंक्रीज इंक्रीज, लेकिन इसका बहुत सारा प्रॉफिट है, इसका मतलब ये है इसने सारा पैसा इसमें लगा दिया, ऐसा मानो सारा पैसा इसमें लगा दिया इन्वेस्टमेंट में, तो बहुत सारा प्रॉफिट परसेंटेज आ रहा है, लेकिन लिक्विडिटी फिर बची नहीं, तो दोनों को बराबर रखना पड़ता है। समझ आया? अगला टॉपिक है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इस पर डिफरेंस पर भी क्वेश्चन आएगा, तो मैं दोनों अभी करा देता हूं, है ना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का जो डिफरेंस का क्वेश्चन है वो अभी करा देता हूं। अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, आपको मैंने बताया था कि आपका जो शेयर प्राइस है ना, वो बढ़े, ओवरऑल कंपनी की ग्रोथ हो, उसे हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कहते हैं। आप ये इससे तो वाकिफ हो गए है ना। तो देखो पहले प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अच्छा इसमें क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको बता देता हूँ। तो इसमें आपकी शेयर वैल्यू इंक्रीज होती है, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड वैल्यू क्रिएशन। आपकी जो कंपनी की जो वैल्यू होती है उसको बढ़ाने में और लॉन्ग टर्म ग्रोथ को बढ़ाने में इसमें फोकस करता है ये हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, रिकॉग्नाइज एंड एनालाइज ग्रोथ थ्रू डिस्काउंटिंग, एंड ठीक है। देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे क्या करता है, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म फोकस करता है कि आपकी कंपनी को टोटल ग्रोथ कैसे मिलेगी। टोटल ग्रोथ मतलब प्रॉफिट वगैरह में तो ग्रोथ हो ही हो, आपके शेयर होल्डर्स का, आपके जो शेयर वैल्यू है उनका भी ग्रोथ हो, ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ हो। ठीक है, और रिकॉग्नाइजेस द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी ये पूरा ध्यान रखता है, मतलब कि हम जो आगे चलकर हमारा जो फर्म की वैल्यू है, हमारा आगे चलकर जो हमें रिटर्न मिलेगा वो पूरा वैल्यूएबल होना चाहिए, टाइम के वैल्यू होना चाहिए, टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने बोला कि जैसे इसको 1 साल लग रहा है, 1 साल बाद की ये देख रहा है, तो ये इस पे भी ध्यान देगा कि भाई 1 साल बाद मिल रहा है पैसा, तो वो कितना पैसा मिलना चाहिए, कितना ज्यादा मिलना चाहिए। ठीक है, बेस्ड ऑन एक्चुअल नेगेटिव कैश फ्लो। ठीक है, एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वो हमारा जो प्रॉफिट है खाली उस पर ध्यान देगा, अभी का प्रॉफिट है, इस ईयर का प्रॉफिट है, उस पर ध्यान देगा, फ्यूचर पे ध्यान नहीं देगा। पहली बात तो ये। ठीक है, टू मैक्सिमाइज द रुपीज डॉलर अमाउंट टर्म रिजल्ट्स। ठीक है, प्राइमरी फोकस, देखो मैंने ना टेलीग्राम पे वैसे तो दे दिया है दोनों का डिफरेंस, पर मैं अभी भी करवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक लास्ट हमारा ये पॉइंट पढ़ते हैं, फिर इनका डिफरेंस देख लेंगे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा यहाँ पे अगर कोई पॉइंट है तो पढ़ के बता देता हूँ मैं। देयरफॉर मैक्सिमाइजेशन शेयर वैल्यू ऑफ वेल्थ इंप्लाइज द फाइनेंशियल डिसीजन टेकन सच वेदर शेयरहोल्डर रिसीव हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड। देखो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में एक लाइन और लिखी है कि ये अपना जो फाइनेंशियल डिसीजन है इस प्रकार लेते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको उनके लगाए हुए पैसे का बेस्ट आउटकम मिल सके। ठीक है, रिसीव द हाईएस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, उनको डिविडेंड का हाईएस्ट कॉम्बिनेशन मिल सके। ठीक है, उनको हाई डिविडेंड मिल सके, एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं। तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये टॉपिक है। तो इसमें क्या लिखा है कि शुड बिजनेसेस ऑपरेट स्ट्रिक्टली इन देयर स्टॉक होल्डर बेस्ट इंटरेस्ट और आर फर्म आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर ऑफ देयर एम्प्लॉइज। फर्म इस पे भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि इनके एम्प्लॉइज का वेलफेयर हो। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, वेलफेयर हो इनके कस्टमर्स का, इनके एम्प्लॉइज का, इनकी कम्युनिटीज का। ठीक है, फर्म्स हैव एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। इनको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, इनके एम्प्लॉइज को। ओके, एक गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए टू अवॉइड पॉल्यूटिंग द एयर और वाटर और लैंड। इनको बचना चाहिए एयर, वाटर और लैंड को पॉल्यूट करने से। ठीक है, और जो प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, है ना, प्रोडक्ट हो या फिर सर्विसेज हो, कैसे प्रोवाइड करनी चाहिए, बिल्कुल सही। ठीक है, एक टॉपिक और पढ़ते हैं इसमें, हमारे डिफरेंस पढ़ना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। तो देखो इसमें ओनली फोकस टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे सिर्फ इसमें फोकस किया जाता है कि प्रॉफिट कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, और इसमें इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है इसमें मार्केट वैल्यू, फर्म की मार्केट वैल्यू और शेयर होल्डर की वेल्थ दोनों बढ़नी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है इसमें। ठीक है, इग्नोर रिस्क, इसमें रिस्क को मोस्टली इग्नोर किया जाता है ज्यादातर, और इसमें इग्नोर को कभी भी सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, इसमें जो रिस्क होता है इसको इग्नोर किया जाता है और इसमें रिस्क को इग्नोर नहीं कर सकते। इफ अकाउंट्स फॉर रिस्क बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट फॉर फ्यूचर कैश। तो ठीक है, एंड ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है।
एंड जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, इसमें इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखा जाता कि हमारा, जैसे इसमें आज का पैसा मैंने आपको बता दिया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है, ठीक है। तो इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को नहीं देखा जाता, बट इसमें देखा जाता है, ध्यान दिया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं हम, ठीक है। क्योंकि आगे चल के कंपनी के जो क्या बोलते हैं सर्वाइवल रेट है, या फिर कंपनी कैसे सर्वाइव करेगी आगे चल के, प्रॉफिट से ये सब कुछ इसमें रहता है हमारा, ठीक है। एंड मैं आपको जो है पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से वैसे पढ़ लेना, और कुछ है नहीं वैसे इसमें, ये तो कोई भी बता सकता है, नॉर्मल सी चीज है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे डिफरेंस, ठीक है। अगर कोई नेक्स्ट टॉपिक है तो उस पर चलते हैं। देखो इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इस कंसेप्ट में ये दे रखा है कि मतलब मान के चलो आज आपने 1 लाख रुपीज, आज आपने 100 के रुपीज इन्वेस्ट करे, एंड 5 साल बाद आपको वो रिटर्न देगा, और 5 साल बाद आपको 1.5 लाख, या फिर इसे हम कह सकते हैं कितना, 150 की रिटर्न देगा, यानी 50,000, ठीक है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये बोलता है कि आज का जो 1 रुपए है वो कल के 1 रुपए के बराबर नहीं है, ठीक है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि इसके साथ आपका इन्फ्लेशन भी चलता रहता है। तो अगर आज के टाइम पे आप 1 लाख रुपए का कहीं आपकी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और वो आपको कल को चल के 1,50,000 का रिटर्न दे रही है, ठीक है। और देखा जाए तो अब के 1 लाख रुपए इस टाइम के 1 लाख रुपए के बराबर तो है नहीं, लेकिन हम आगे चल के ये भी देखते हैं कि अभी के 1 लाख रुपए इस टाइम के 1,50,000 के भी बराबर नहीं है, उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो फिर वो हमारे लिए घाटा साबित होता है। तो फिर ये बोलता है कि अगर आप उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, इन्वेस्ट मीन्स आपने उसमें कहीं पे कोई शेयर वगैरह खरीद के रख लिया होता, ठीक है, तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता, ठीक है, तो भी आपका फायदा होता। आप उसे कहीं और पे दे देते, लैंड कर देते, तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है ना। ये बात होती है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, बेसिक्स ये मतलब होता है कि आज का 1 रुपये कल के 1 रुपये के बराबर नहीं होता, ठीक है। और अगर आपका कोई इस चैप्टर में आपको मान के चलो न्यूमेरिकल आता है, तो न्यूमेरिकल आपका कुछ भी नहीं है इसमें। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का न्यूमेरिकल है, और आई थिंक प्रेजेंट वैल्यू का न्यूमेरिकल है। ये और ये तो मैं करवा के आ चुका हूँ आपको बिजनेस मैथमेटिक्स की वीडियो में, इतने अच्छे से समझाया ना मैंने, इतने अच्छे से समझाया। शुरू की वीडियो देख लेना बस, 10-15 मिनट 20 मिनट की, ठीक है। आपको ये दोनों टॉपिक ऐसे क्लियर हो जाएंगे मक्खन की तरह, ठीक है। और ये भी आई थिंक सो, मेरे को याद नहीं आ रहा शायद से मैंने कराया हो या नहीं, अगर नहीं करा हो तो तुम कमेंट में बता देना, ठीक है। बाकी ये दोनों टॉपिक अगर आपको करना है तो वीडियो, इससे रिसेंट वीडियो ही है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो में जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में बिजनेस मैथमेटिक्स की जो वीडियो होगी उसमें जाके देख लेना कि ये मैंने न्यूमेरिकल से एसआई और सीआई दोनों पे करवाया है, और यही इसमें दे रखा है, इसमें तो उससे इजी है जबकि, है ना, ठीक है। और बाकी फर्स्ट चैप्टर के और भी न्यूमेरिकल अगर आपको चाहिए हो पी प्रेजेंट वैल्यू वगैरह पे, तो मेरे को बता देना, मैं बना दूंगा। एंड आगे के चैप्टर्स के भी वन शॉट आते रहेंगे, एंड उनमें अगर कोई न्यूमेरिकल है तो वो भी मैं नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, जरूरत से। और आपको टेलीग्राम जरूर फॉलो करना है, एंड टेक केयर आप सबको, एंड गुड नाइट, बाय बाय।